वेल ऑफ फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया, एपिसोड नंबर 1140। देखो, मुझे पता है कि इसके पिछले वाला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 1139 में डाल नहीं पाया था। इसके पीछे का कारण है कि मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो क्यों ना ऐसा करें कि पिछले एपिसोड को कवर करते हुए हम इस एपिसोड की ओर बढ़े। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैटर्न ने बस्टर कॉल को एक्टिवेट करा दिया है, जिससे कि आइलैंड के चारों ओर बॉम्बार्डिंग की जा रही है। सारे छोटे मोटे सोल्जर्स जो उस आइलैंड में फंस चुके हैं अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। उसी बीच वेगापंक सैटर्न से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस आइलैंड को ना तबाह करे, क्योंकि ये आइलैंड इंसानियत के 100 साल के आगे का फ्यूचर को होल्ड करती है, और अगर इस आइलैंड को तबाह कर दिया गया तो इंसानियत सीधा 100 साल पीछे चली जाएगी। पर सैटर्न तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और अपने डिस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करता है। इधर सांजी, एटलस, बोनी और फ्रैंकी कुमा को लेकर लेबोफेस की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी सैटर्न वेगापंक से कहता है, मुझे पता है कि तुमने अपने कुछ साइंटिस्ट को पहले ही इस आइलैंड से रवाना कर दिया है, पर घबराओ मत, मैंने उनके पीछे अपना एक नेवी शिप लगा दिया है, तो वो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते हैं। और अब तक तो उन सारे सोल्जर्स ने उन सारे साइंटिस्ट को खत्म कर दिए होंगे। जो सुनते ही वेगापंक शॉक हो जाता है और सीधा सैटर्न से कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्हें ना ही इस रिसर्च के बारे में कुछ पता है और ना ही तुम्हारे कोई गंदे कामों के बारे में, तो प्लीज उन्हें जाने दो। पर सैटर्न के कानों में तो जू तक नहीं रेंगते। सैटर्न अब किजारू को वेगापंक को खत्म करने का ऑर्डर देता है, पर किजारू के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता, बस उसे एक बहाना चाहिए, किसी तरह वहाँ से निकलकर वेगापंक को वो छोड़ दे। और तभी उसकी किस्मत देखो, कुमा को लेकर सारे लोग लेवोफेस की ओर आगे बढ़ रहे थे, वो भी एक वैक्यूम पाइप के थ्रू, और इसी दौरान किजारू की नजर उन पे पड़ जाती है। फिर क्या, वो बिना समय गवाए सीधा उनके पाइप को बीच से ही कट कर देता है, जिससे कि वो एक तो अब लेवोफेस तक जा नहीं सकते और दूसरा वो आसमान से ही नीचे गिरने लगते हैं। तभी सैटर्न सारे पैसिफिस्टर्स को ऑर्डर देता है कि वो सीधा कुमा और उसकी बेटी बोनी पर अटैक करें। सारे पैसिफिस्टर्स ऐसा ही करते हैं, वो अपने लेजर का एम उन दोनों पर लॉक कर लेते हैं। सांजी भी जल्दीबाजी में उन दोनों को बचाने आगे जा रहा होता है, बस किसी तरह वो लेजर के हिट करने से पहले इन दोनों को बचा ले। इधर हम लूफी को देखते हैं, जो इतना खा चुका है कि उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है, और वहीं उसे चारों ओर से नेवी सोल्जर्स घेर कर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि ये एम्परर ऑफ द सी है, तो इसे जल्दी से जल्दी हमें पकड़ना होगा। पर तभी लूफी इंस्टेंटली अपने खाने को डाइजेस्ट करके अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। ये नजारा देखते ही सारे सोल्जर शॉक हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक सोल्जर कहता है, ये तो दानव है दानव, ये अगर मुझे खा ले तो तुरंत ही बचा दे। तभी कुछ बॉम्ब के गोले उनके पास आकर गिरते हैं, जिसके कारण वहाँ चारों ओर आग लग जाती है और धुआं ही धुआं हो जाता है। उसी बीच लूफी वहाँ से गायब। सारे सोल्जर्स उसे ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो गया कहाँ। सारे सोल्जर्स गन को छोड़कर अपने हाथों में सी प्रिज्म स्टोन पकड़े हुए हैं, ताकि वो जैसे ही लूफी को देखें तुरंत ही कैप्चर कर लें। पर उन्हें क्या पता, अब लूफी थका हारा नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरा पड़ा है। इसी बीच लूफी फिर से अवेकन होता है अपने फुल गियर 5 के पोटेंशियल पर, वो भी एक माइटी लाफ देते हुए। और उसकी पावर का तो तुम्हें पता ही है, वो जहाँ भी होता है उसके आसपास के सराउंडिंग को वो इजिली रबर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे होता यह है कि सारे सोल्जर्स जो ग्राउंड में खड़े थे वो अब रबर की तरह बाउंस करने लगता है और सारे सोल्जर्स वहीं गिर जाते हैं। जिसके बाद सोल्जर्स अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें आइलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे शिप्स एक एक पर एक एक करके अटैक करते ही जा रहे थे, जिसके कारण चारों ओर तबाही मची हुई है। और इसी तबाही के बीच वेगापंक उन सभी को आसमान से नीचे गिरता हुआ देख रहा होता है। यहाँ हैरानी की बात तो ये है, कुमा इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी अभी भी वो बोनी को बचा ही रहा है। उसने अपनी बेटी को हवा में ही हक करके रखा है, ताकि कोई भी अटैक उस तक पहुंचने से पहले उस पर से होकर गुजरे। ये नजारा देखने के बाद वेगापंक सीधा एटलस को कॉल करता है और उसे कुछ राज की बात बताता है। और ये राज की बात क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में वेगापंक को ये पहले से ही अंदेशा हो गया था कि आगे चलकर गवर्नमेंट कहीं ऐसा ऑर्डर ना दे दे कि उसे बोनी को खत्म करना है, वो भी कुमा के क्लोन्स के थ्रू। और वेगापंक ऐसा नहीं चाहता था कि कुमा अपनी बेटी को ही बिना जाने मार दे, इसलिए कुमा के अंदर उसने एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया था कि इमरजेंसी आने पर बोनी ही उसके हाईएस्ट कमांड को संभाले। और ठीक ऐसा ही हुआ। वेगापंक सारी चीजें एटलस को बताता है और एटलस सीधा जाकर बोनी से ये कह देती है, जिसके बाद तो बोनी भी थोड़ी देर शॉक हो जाती है। सारे पैसिफिस्टर्स उन दोनों पर एम करके शूट करने ही वाले हैं, और इधर सांजी भी एयर वॉक करते हुए बोनी को बचाने जा ही रहा होता है। तभी बोनी चिल्लाते हुए कहती है, हम पर शूट मत करिए डैड, हमें यहाँ से बचने में मदद करिए। जो सुनते ही सारे पैसिफिस्टर्स के अंदर एक नए कमांड की एंट्री होती है, और अब भाई सारे पैसिफिस्टर्स उन दोनों को छोड़कर सारे नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर तो सारे सोल्जर्स भी हैरान कि आखिर अब पैसिफिस्टर को क्या हो गया, वो हम पर ही क्यों अटैक कर रहा है। इधर सैटर्न को जब पता चलता है कि पैसिफिस्टर्स अब उसके कमांड में नहीं है, तो वो बिना समय गवाए वेगापंक को वहीं एलिमिनेट कर देता है। जो देखने के बाद तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया भाई। सैटर्न तुरंत ही किजारू को उन सभी को मार देने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद किजारू उड़कर उनके पास जाता है
और अपने लेजर बीम से उन सभी पर अटैक कर देता है। हालांकि बोनी को तो चोट नहीं आती क्योंकि उसे कुमा बचा रहा था, लेकिन फ्रैंकी और एटलस को हल्की सी चोट आ जाती है। सांजी उस पर अटैक करने आगे जाता भी है, पर वो लाइट की स्पीड से दूसरी जगह चला जाता है। वो बोनी और कुमा के पास जाकर कहता है, घबराओ मत, मैं एक ही स्लाइस में तुम दोनों को आधे में काट दूंगा, जिससे कि तुम्हें दर्द नहीं होगा बोनी। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी एक हंसी की आवाज आती है और एक जोरदार मुक्का आकर सीधा किजारू को लगता है, जिससे कि वो दूर बिल्डिंगों में जा टकराता है। और ये नजारा देखने के बाद तो सारे लोग भी हैरान, जिसके बाद वो सभी सीधा नीचे गिर जाते हैं, पर उन्हें चोट नहीं आती क्योंकि लूफी के अवेकनिंग के बाद सारा सराउंडिंग रबर की तरह बिहेव करने लग जाता है। पर उनकी किस्मत देखो, वो गिरे भी वहीं जहाँ सैटर्न पहले से मौजूद है। लूफी की पावर की वजह से सारा आइलैंड जिगली विगली कर रहा है। और ये नजारा देखने के बाद तो आइलैंड के बाहर सारे सोल्जर्स भी परेशान कि आखिर ये आइलैंड हिल क्यों रहा है। इधर हम किजारू को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के मलबों से बाहर आता है, और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो मानो चैन की सांस ले रहा हो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही किजारू ब्रदर, अगर तुम्हें गवर्नमेंट के साथ नहीं लड़ना है तो सीधा चुपचाप स्ट्रॉयड्स के साथ हाथ ही मिला लो। इतने अजीब एक्सप्रेशंस क्यों देते हो जब भी लूफी तुम्हें पंच करता है। वापस से हम बोनी को देखते हैं जो वेगापंक के पास जाकर उसे भागने को कहती है, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ रुके तो मारे जाएंगे। तभी सैटर्न उसे कहता है, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, तुम कीड़ों का यही तकदीर है, तुम्हें मेरे हाथों मरना ही होगा। उसी दौरान उनके आसपास के सारे बिल्डिंग्स एक रिदम में हिलने लगते हैं, और अब तो एमित भी पूरी तरह से जाग चुका है, वो अब आइलैंड की ओर आने ही वाला है। इधर सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि लूफी उस जगह पर आ रहा है। बिल्डिंग्स को उस रिदम में हिलते हुए देखकर बोनी को कुछ याद आता है, जब उसके फादर ने कहा था कि वो भी बिल्कुल नीका की तरह बनना चाहता है और सारे लोगों को बचाना चाहता है। वो बोनी को नीका का डांस भी दिखाते हैं, जिसके बाद तो बोनी भी उस डांस को एंजॉय करने लगती है। कुमा उसे ये भी बताता है कि नीका हमेशा इसी रिदम में आता है, वो भी हंसते हुए। सीन सीधा प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ बिल्डिंग्स भी उसी रिदम में डांस कर रही हैं। पर जब लूफी अपने गियर 5 में उसके सामने आता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वेगापंक उससे कहता है, तुमने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया है ना, मुझे भी ये भरोसा नहीं हो रहा था जब तक मैंने अपने आंखों से नहीं देखा। यही है द सन गॉड नीका का फॉर्म। कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी, बस इसी लड़के के उम्मीद पर कि एक दिन ये इस पूरी दुनिया को ही फ्री कर देगा और हम सभी को यहाँ से आजाद कर कर ले जाएगा। और वैसे भी इस लड़के के आने का इंतजार तो पूरी दुनिया ही कर रही है, वो भी न जाने कितने सेंचुरीज से। भाई इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा बवाल हो सकता है अगर उन्होंने बोनी के गियर 5 को हमें विटनेस करा दिया तो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जाइंट शिप एगेड आइलैंड की ओर बढ़ रही है। और यहीं पर एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, सैटर्न ने एक नेवी शिप भेजा था कुछ साइंटिस्ट को मारने के लिए, पर नेवी की शिप डूब जाती है और वो सारे साइंटिस्ट बच जाते हैं। ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही जाइंट शिप के मेंबर हैं। शिप के अंदर दो जाइंट आपस में ही बात कर रहे होते हैं। बैटल तो शुरू हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमें न्यूज़पेपर में बताया गया था। नेवी सोल्जर्स की नजर जब उस शिप पर पड़ती है तो वो सारे लोग घबरा जाते हैं। वो अपने हायर ऑफिशियल से कहते हैं, एक बहुत बड़ी जाइंट शिप हमारे पास ही अप्रोच कर रही है। जब उनके ऑफिशियल उस शिप को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो 100 साल पहले ही अपने ग्रुप को डिसबैंडन कर दिया था, तो फिर आज ये यहाँ इसका क्या मतलब है। जाइंट सीधा नेवी शिप्स की ओर चार्ज कर देते हैं, जो देखते ही सारे नेवी शिप्स उस जाइंट शिप पर अटैक करने लग जाते हैं, पर उनके अटैक का कोई असर नहीं होता। जैसे ही उनकी शिप नेवी शिप्स के पास आती है, उन दोनों जाइंट्स को देखकर ही सारा शिप कांप उठता है। वो दोनों कहते हैं, हम यहाँ आ गए स्ट्रॉ हैट तुम्हारी मदद करने के लिए। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले आने वाले एपिसोड में तो मुझे लगता है और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो कहीं तुम उस एपिसोड को मिस न कर दो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछले सवाल का सही जवाब था जिकी जिकी नोमी, और उसे दिया है आर्यन भदौरिया भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू यू भाई। और इस वीडियो का सवाल है, तो बताओ आखिर इन दोनों जाइंट्स का नाम क्या है। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।